बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीसीटीबी की जो अपडेटेड बुक है जो वेबसाइट पे मौजूद है, ऑफिशियली आप मार्केट में आ चुकी है। उस हिसाब से जो हमने लेक्चर्स पहले यूनिवर्स के दिए उनमें थोड़ी बहुत तब्दीली है, चेंजेस आई है। तो हम भी उस तरह अपने लेक्चर्स को दोबारा कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, ताकि हम टू द पॉइंट जो बुक्स में ओरिजिनल में अब है। पहले क्योंकि बुक्स आती रही मार्केट में डिफरेंट थी, हमने भी एक बुक फॉलो की तो उनमें काफी चेंजेस है। तो जिसमें जहाँ जहाँ चेंजेस है तो वहां पे हम लेक्चर अपडेट कर रहे हैं। तो आइए, आपको यूनिट 3 का हमने पहले पार्ट किया था, उसके दो स्टैंडर्ड्स कर लिए थे। उनमें वाइल रीडिंग भी की थी, प्री रीडिंग भी की थी। आज हम थर्ड स्टैंडर्ड शुरू कर रहे हैं। होपफुली आपको ये काविश असिस्टेंस मिल रही है, जो बिट्स प्लेटफॉर्म पे बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी सिस्टम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, उससे आपको काफी फायदा हो रहा होगा। तो हमारी कोशिश भी यही है। उसके नोट्स भी फ्री में अवेलेबल है, जो जो हम लेक्चर कर रहे हैं वो भी आप मंगवा सकते हैं। आखिर में आप कॉन्टैक्ट लेंगे। तो आप लोग की हौसला अफजाई फीडबैक देते रहें, इंप्रूवमेंट हमेशा जारी रहती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और दोस्तों को भी बताएं जो लर्नर है, सीखेंगे इससे ज्यादा से ज्यादा। तो हमारा यही मकसद है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे इन नोट्स और ये लेक्चर देने का। तो आइए, थर्ड जो स्टैंजा है यहाँ पे, ही glanced with rapid eyes there that hurried all around. They looked like frightened beasts. I thought he stared his velvet head. तो ये देखे जी, आपके सामने है ये सारी चीजें, लेकिन हमने अपने जो मीनिंग है वो भी साथ साथ देखने होते हैं। आपको पता है, उसके भी नोट्स हमारे पास रेडी है, ये देखिए जी। तो लाइक वन इन डेंजर काश, सॉरी अभी हमने आगे निकल गए हैं। ये ये ग्लैंस्ड, ही का इशारा जो है बर्ड्स की तरफ है, ये प्रोनाउन है ग्लैंस्ड। ये देखिए, ग्लैंस्ड माना सेकंड फॉर ग्लांस है, झलक देखी। वर्ब है लुक्ड देखा, एंड पीक झांका, स्टेयर्ड घूरा, एंड इग्नोर्ड नजरअंदाज के मुतजाद है, मुतरादफात है। ये पार्ट ऑफ स्पीच है, कलाम का हिस्सा, और ये वर्ब है। और ये हमारा वर्ड और उसका उर्दू का मीनिंग है। तो विद जो है प्रपोजिशन है, जिसका मतलब साथ। वैसे साथ भी कहते हैं, जो जोड़ता है। रैपिड, रैपिड माना तेज, एडजेक्टिव है। फास्ट तेज, स्विफ्ट व्यस्त है, स्लो ऐसा, एंड स्लuggish सुस्त है। तो ये देखिए जी, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, सेकंड फॉर्म वर्ब वर्ब यूज हुई है। तो इसको हमने जो ट्रांसलेशन की है उर्दू में, उसने तेज निगाहों से इधर उधर देखा। ठीक है, ग्लास विद रैपिड आईज। अब ग्लास होता है घूरना, देखना। इधर उधर का हमने एक लिया है, क्योंकि जब वो ग्लांस करता है, झांकता है, तो कहीं ना कहीं नजर जा रही होती, तो हमने इसको इधर इधर से तस्वीर वर्ड यूटिलाइज कर दिया है। जब उसने तेज निगाहों से झांका, देखा, तो इसका ये भी मीनिंग हो सकता है, दैट हरीड ऑल अराउंड। हरीड, हरीड में सेकंड फॉर्म हरी है, जल्दी की। वर्ब एडजेक्टिव है। रश्ट दौड़ा, डैश्ड भागा, डिलेड तखीर की, लिंगर्ड रुका रहा, ये मुतजाद, ये मुतरादिफ, और ये पार्ट ऑफ स्पीच। ऑल अराउंड हर तरफ, ये देखिए ऑल अराउंड हर तरफ फ्रेज है ये। एवरीवेयर हर जगह, सराउंडिंग चारों तरफ, नो वेयर कहीं नहीं। तो दैट है, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। इसकी ट्रांसलेशन हमारे इधर सामने हुई है, जो हर तरफ तेज से दौड़ती फिरती थी। दैट का ये मतलब है, जो आंखें थी उनकी, ये जो आंखें थी ना, तो वो जब झांक रहा था इधर उधर, ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल हल रही हो, इधर उधर देख रही हूँ। तेज से दौड़ती फिरती थी, ऑल अराउंड, जो हर तरफ ठीक है। अच्छा, दे लुक लाइक फ्रेटेंड बीट्स आई था। फ्रेटेंड कहते हैं डरा हुआ। एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। स्केयर्ड खौफजदा, टेरिफाइड खौफनाक, बड़े बहादुर, एंड काम पुरसुकून। बीट्स कहते हैं दाने, मटके, जो तस्वीर के भी होते हैं। तो मोती को भी कहते हैं, नाउन है। ड्रॉप्स कतरे, पर्ल मोती। स्टर, ये देखिए जी। अब नेक्स्ट है अब इसका भी हम पहले देख ले। दे का मतलब है लुक लाइक फ्रेटेंड। अब ये उसकी बर्ड्स की आंखों की तरफ इशारा कर रहा है कि लुक लाइक, ये हमारी जो लाइक है इसकी तरह जो हम सिमिली यूज कर रहे हैं तस्वीर। तो लुक लाइक फ्राइटेंड बीट्स, फ्राइटेंड बीट खौफजदा आंख, जो पढ़ा हुआ है हमने पहले। आई थॉट, मैंने सोचा, या मुझे लगा, या मुझे ख्याल आया। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। और ये भी पास्ट लुक की सेकंड फॉर्म है। पास्ट पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट फिलहाल माजी मतलब, और ये भी थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट है। ठीक है जी। फ्रेटेंड बीट, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और फ्रेटेंड जो है, और यहाँ पे बीट जो है मोती, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। ठीक है जी। अब इसका क्या होगा, आपने जो ट्रांसलेशन किया, मुझे लगा वो आके डरे हुए मोतियों की माने थे। ठीक हो गए वो, यानी कि इस यहाँ कहेंगे दे लुक लाइक। यहाँ पे अगर इसको आप इसमें भी बंद कर दें तो
इतना भी आप करेक्शन कर सकते हैं जी। दे लुक लाइक फ्रिटन भी ठीक हो गया जी। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने अभी एडजस्टमेंट कर लिया ताकि वो तो लिखा हुआ है लेकिन आंखें पे निगाह हम कर रहे हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं जी। ही स्टैब हिज वेलवेट हेड। वेलवेट कहते हैं मुखबली, नर्म और नाजुक। हेड सर को कहते हैं, नाउन है वेलवेट। यहाँ पे स्टैब्ड आ गया। सेकंड फॉर्म है वर्ब है मूव, हरकत की, मिक्स मिक्स किया, मिला स्टिल, साकित एंड सेटल्ड, तयशुदा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है वेलवेट मुखबिर कहेंगे, ये नाउन है ठीक है ना। वेलवेट हेड यानी कि नाउन भी है लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुखबिली सर आया हुआ है हेड, तो यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हो सकता है। फैब्रिक कपड़ा है ये वैसे। और क्लॉथ नर्म कपड़ा है, रफ। क्लॉथ है खुरदरापन, और कोर्स खुरदरा है ठीक है। तो ये ऐसे इकट्ठे ये दोनों मिल गए हैं। तो ही स्टार्ट सेकंड फॉर्म स्टेयर, स्टेर है तो स्टेर्ड, फिर उसने अपना मुखबिली सा सर हिलाया। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए जी नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। स्टैंजा 4 जी। लाइक वन डेंजर इन काशिश। लाइक वन इन डेंजर, डेंजर मानी खतरा, नाउन है। रिस्क खतरा, थ्रेट धमकी, सेफ्टी हिफाजत, एंड सिक्योरिटी तहफुजात, मुतरादिफ पार्ट ऑफ स्पीच। यानी कि लाइक वन जैसे कोई हो, वन कोई, इन डेंजर खतरे में, काशिश जैसे कोई खतरे में हो, मोहतात काशिश मोहतात। आइए ऑफर्ड में क्रम, क्रम कैसे कहते हैं, काशिश मोहतात होता है ठीक है जी। एंड एडजेक्टिव है केयरफुल, खबरदार, अलर्ट चौकन्ना। एंड केयरलेस लापरवाह, रेकलेस बेपरवाह। क्रम रेजा टुकड़े को कहते हैं जी। क्रम रोटी का या ब्रेड का या डबल रोटी का या आपके बिस्कुट वगैरह का मैंने तो एक टुकड़ा पेश किया। ऑफर, ऑफर सेकंड फॉर्म वार भी हुई है यानी कि पास इंडेफिनिट है ऑफर की, ऑफर ठीक है जी। पेशकश करना है हिम उसे, ये अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म पर लॉन्ग की है। एज ऑब्जेक्टिव भी यूज हो रहा है। एक क्रम नाउन है, टुकड़ा ठीक है। नाउन पीस टुकड़ी सा, बेट जरा, चंक बड़ा सा, होल आपका ये कम वाली ठीक है। मैंने उसे एक टुकड़ा पेश किया। एंड ही अनरोल्ड हिज फीदर, फेदर, उसने अपने पर खोले। हिज फेदर अपने पर, फेदर फेदर कहते हैं। अनरोल्ड, अनरोल्ड सेकंड फॉर्म आवर पास इंडेफिनिट फेल बाज मतलब का ये जुमला यूज हो रहा है। एंड और ये कंजक्शन है, ही प्रोनाउन है आपका। जो ही की जगह है बर्ड्स की नाम की जगह यही यूज कर रहे हैं। और उसने अपने पर खोले ठीक है जी, अपने पर को खोला, अनरोल किया ठीक है जी। यहाँ लिखा अनरोल बार बाय, और ओपन खोला, अनफोल्ड फैलाया, रोल्ड लपेटा, अनफोल्डेड मोल्ड ठीक है जी। फेदर्स पार रहा है, नाउन है। प्लम्स क्या है, पार है, क्वेल्स पार, और उसने अपने पर खोले। एंड रोड हेम सॉफ्टर, उनसे नरमी से उड़ाकर घर ले गया। अब जब परिंदा उड़ता है तो बड़ी नर्म नाजुक से चलता जाता है ना, तो बड़ी नजाकत से पर उसे उड़ा कर ले जाते हैं। तो उससे ये रो कहते हैं कि कश्ती चलाना, पानी में चल रही बड़ी पुरसकून अंदाज में, तो उससे ये उसको मिला रहा है। रोड हेम कश्ती चलाई, बार बाय पैडल चप्पू मारा, एंड प्रॉपर्ड आगे बढ़ा, ड्रिफ्टेड बह गया, एंड फ्लोटेड तीर के तरह। तो सॉफ्टवेयर कहते हैं नर्मता, सेकंड फॉर्म ऑफ डिग्री है ये एडजेक्टिव की। जेंटलर ज्यादा नर्म, एंड समुद्र हमवार, हार्डर सख्त, एंड रफर खुरदरा जिसे कहते हैं रफ होना। तो ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया। रोड, अब देखिए रोड हेम उसे, और उसे नरमी से, हेम सॉफ्टर होम, और नरमी से उड़ा कर ये रोड हेम सॉफ्टर होम, घर ले गए। ये उड़कर चला गया, अपने घर ही चला गया होगा, तो उससे वो मिला रहा है। पोइटिस है इमली डिकिंसन। तो अब इस स्टैंजा जो हमने पढ़ा, ये फोर्थ स्टैंजा था। कि ये बता रहा है कि जैसे कोई खतरे में मोहतात हो, तो फिर जो पोइटिस है, शायरा है इमली डिकिंसन, वो कहती है मैंने एक टुकड़ा उसे पेश किया लेकिन उसने अपने पर खोले, उसने खाया नहीं, पर खोले और उसे घर से उड़ाकर घर ले गए। उसे यानी कि उड़ गया। तो उसने कोई चीज लेने से इनकार किया और अपनी आजादी को इसका मतलब तरजीह दी। अच्छा दैन, अब वही उसका दैन होता है, मुआवजा कर रहे हैं। दैन और डिवाइड द ओशन ठीक है जी। और उसका चप्पू नाउन है, पैडल चप्पू, एंड ब्रेड पटवा। डिवाइड तकसीम करना, वर्ब है, सेपरेट तकसीम, सेपरेट अलग करना, यूनाइट है, यूनाइट मुतहद करना, ज्वाइन जोड़ना ठीक है। ओशन कहते हैं समंदर को, नाउन है सी बहर, समंदर यानी कि अपना वाटर बॉडी, आप इसे लैंड जमीन, एंड डेजर्ट सी। तो यहाँ देखिए दैन, दैन होता है मुकाबला, दैन और जो है जैसे, चप्पू जैसे हम कहते हैं, चप्पू जैसे समंदर को, चीजें अब वो
जो पीछे से एक चल रहा है फिक्रा, आगे लेके कि अभी लैंड उसी से आगे लेके जा रहा है पटरी की, कि उसी से रब्त रखा हुआ है कि जो ही वो घर ले गया, वो फिर उसका वजन कर है जैसे चप्पू, चप्पू समंदर को चीरते हैं, इस तरह हवा में वो जो बर्ड है वो परों के जरिए हवा को चीर रहा था। ठीक है, इसके हालात आपने खुद एंगेज करना है, आपने लेने हैं। टू सिल्वर फॉर ए सीम। ठीक है, टू बजा भी बहुत ज्यादा, एडवांस आल्सो भी एक्सेसिव, एक्सेसिवली हद से ज्यादा, नेदर ना ही लिटिल थोड़ा। सिल्वर चांदी, नॉन देखिए मेटालिक धातु, शाइन शाइनिंग करे, चमकदार सुरमाई। सीम दाल को कहते हैं। ठीक है, सलाई जो टांका होता है, और जोड़ जॉइंट जो जोड़ा जोड़ लाया जाता है, स्ट्रेच सलाई, गैप होगा, होल होगा, गैप खला एंड होल बैंक। तो टू सिल्वर बहुत ज्यादा, इतना चमकता, बहुत ज्यादा चमकता हुआ, यानी कि इतना चमकता हुआ जैसे चांदी हो, जिसमें कोई सलाई फारे सीम, यानी कि जब आप टांका भरते हैं ना तो आपको पता लगता है कि टांके ऊपर नजर ना आ रहा होता है, लेकिन इतना खूबसूरती से जब कराई हो तो टांके का पता ही नहीं लगता कि टांका लगा भी हुआ है, जॉइंट लगा भी हुआ है या नहीं। तो वो इसलिए कह रहा था कि बिल्कुल वो परिंदे की जो परवाज जा रही थी उसमें कोई ऐसी खामी नहीं थी, कोई ऐसा लचक नहीं था, कोई ऐसी मतलब इसको उससे तशबीह दे रहे हैं, बता रहा है। ठीक है जी, ये परिंदे की बात से। और बटरफ्लाई, अब इसी से कोई कड़ी चल रही है तो आगे कहते हैं, और बटरफ्लाई जैसे तितलियां ऑफ बैंक ऑफ लोन, दोपहर के वक्त किनारों पर, किनारों से मकसद है जो ऑफ बैंक्स होते हैं ना, किनारों के साथ साथ। ठीक है जी, और इसका देख लेते हैं सीन। बैंक्स किनारे नॉन है, शोर सहल है, एजेस किनारे है, मिडिल दरमियान है, और सेंटर मरकज है। ठीक है जी। अब लीप क्या है जी? छलांग। आगे हम देखेंगे तो सबसे पहले बटरफ्लाई तितलियां होती है, बैंक्स किनारे, नून दोपहर ऑफ पर पोजीशन के तौर पर यूटिलाइज भी करते हैं ऑफ, जैसे या जैसे तितलियां दोपहर करीब किनारों से आप बैंक इकट्ठे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हाँ, इसी तरह जिनकी मुराद ये है कि तितलियां दोपहर के किनारों में, किनारों के से करीब में जिस तरह बड़ी खूबसूरती से आपको पता है वो पर फैला रही होती हैं। तो लीप यानी कि छलांग लगाती हैं, उछलती हैं। प्लैशलेस, एक जगह दूसरी जगह बैठती हैं। प्लैशलेस यानी कि बगैर छपाक के, जब आप आ, पानी में गोता लगे हैं या ऊपर से हैं तो एक आवाज पैदा होती है, तो छपाक भी बोलते हैं। तो इसीलिए प्लैशलेस एज द स्विम, यानी कि वो बिल्कुल ही कोई आवाज नहीं होती, बेछपाक होती है, बगैर छपाक के, जैसे वो तैरती हो ऐसे लग रहा हो। तो यही चीज वो परिंदे की जो पिछले से चल रहा है कि परिंदे की जो प्रवास से उसको ये इससे मिला रहे हैं शायद। तो या स्वयं लीप उछलना है, वर्ब है, जंप कूदना, एल्फा उछलना, फाल गिरना, सिंक डूबना, स्प्लैश बेछपाक, रेड समुद्र हवा, सैरड खामोश, स्प्लैशी चपकदार, नॉइजी शोर वाला, स्वयं तैरना, तैरना वर्ब है, फ्लोट तैरना, एंड ग्लाइड स्लाइड करना, सिंक डूबना, एंड डूब जाना क्या है जी? आपका ड्रॉन है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये हमारा आज ये 5 स्टैंड हमने कर लिए हैं। तो आखिर में ये बुक फिर हम सामने रख लेते हैं जी, बुक में क्या क्या है। यहाँ पर पहुंचे, देयर आर, ये स्टैंड हमने कर लिए, कंप्लीट हो गए, हमारे पोएम पूरी हो गई, ट्रांसलेशन कर लिया हमने। तो वाई रीडिंग कर लिया, प्री रीडिंग कर लिया। तो आखिर में क्या लिखा है? देयर आर 5 स्टैंडर्ड इन ए बर्ड केम डाउन द वाक। आपको पता है ये 5 स्टैंडर्ड है। ये देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है जी। कम डाउन द स्टैंडर्ड आर क्वाइट्रेंस, इसको इनको कहते हैं, ये क्वाइट्रेन है। एज ईच स्टैंजा इसका पूरा 4 लाइन। क्वाइट्रेंस कहते हैं 4 सत्रों वाला, बस मिसरों वाला जो बंद होता है। स्टैंजा भी बंद को कहते हैं उर्दू के हिसाब से। तो चलना पर उतरा में 5 अशार है, यानी कि ये बंद क्वार्टरेन है, क्योंकि हर बंद 4 सत्रों पर बंद क्वार्टरेन कहेंगे। ठीक है जी। ये बंद जो है, शेर जो है वो क्वार्टरेन है, 4 लाइन वाले को क्वार्टरेन कहते हैं। जी, तो नेक्स्ट हम अब आ गया जी, ए बैकग्राउंड आउट ऑफ द पोएम बर्ड केम टू द। जी, बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, नज्म का पस मंजर, एक परिंदा रास्तों पर उतरा। ये यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए, अब इसका जो बैकग्राउंड है वो बताया जा रहा है कि किस तरह। सबसे पहले हम इसको रीड आउट करा लेते हैं। ये बैकग्राउंड ये है, और फिर इसकी ट्रांसलेशन मीनिंग भी कोई डिफिकल्ट देते हैं, और ट्रांसलेशन हमने की हुई है सिंपल, और फिर इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए हम सीधा अपने रीडर डिजिटल टूल की तरफ चलते हैं। तो लेट्स,
A Bird Came Down the Walk is one of Emily Dickinson's many poems that examines nature in a detailed and intimate manner. Written in the 19th century, during a time when nature was a common subject in literature, Dickinson's approach to nature is distinct in its close observation and subtle complexity. Unlike the more romanticist views of nature by her contemporaries, Dickinson often presents nature with a blend of beauty and raw reality, capturing both its grace and its underlying brutality. जी, तो ये हमारा बैकग्राउंड पोएम है बैट के वन ऑफ द मैनी पोएम एग्जामिन माना क्या होता है जी? जांचना होता है जी, डिटेल में तफसील, एंटीमेट, ठीक है ना? एंटीमेट में करीबी जो अंदाज होता है, मैनर रिटर्न इन द नेचुरली ट्यूनिंग। कॉमन सब्जेक्ट जो होता है मुश्तरका, जैसे मजमून पढ़ाया जा रहा हो, आम मजमून कह सकते हैं। लिटरेचर, लिटरेचर जो है, जो अदब के हवाले से है। अप्रोच जो इमली डिकिंसन की है, तो उस हवाले से ये बात करें, डिकिंसन अप्रोच, ठीक है ना? काफी नुक्ता नजर कह सकते हैं, अप्रोच उसके मुख्तलिफ लोग, ठीक है जी। और इसी तरह कंटेम्पोररी व्यूज ऑफ नेचर बाई हर। कंटेम्पोररीज जो मुखालफत में होते हैं, बरअक्स होते हैं। और अक्सर कैप्चर माना कैप्चर करना, किसी चीज को पकड़ना। ग्रेस, यानी कि ग्रेस माना शानदार, उसके ग्रेस फजल या बेहतरी, एंड इट्स अंडरलाइन ब्रुटैलिटी, उसकी बुनियादी। यहाँ पे फजल के जब वकार लिख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमने मीनिंग देख ली। एक परिंदा रास्ते में उतरा, एवरीडे कैसे कॉन्शियसनेस में से एक है जो फितरत को तफसीली और करीबी अंदाज में जानती है। इसी 7वीं ईस्वी में लिखा गया एक ऐसे दौर में जब फितरत अदब में एक आम मौजूद था। डिकिंसन का फितरत के बारे में नुक्ता नजर उसके करीबी मुशाहिदे और लतीफ़े जरिए मुख्तलिफ है। अपने हम असरों की तरफ से फितरत के ज्यादा रोमानवी ख्याल के बरक्स डिकिंसन अक्सर फितरत को खूबसूरती और खाम हकीकत के इम्तजाज के साथ पेश करती है, जिसमें उसके वकार और उसकी बुनियादी बर्बरियत दोनों को पकड़ा जाता है। तो जी, हमने ये भी क्लियर कर लिया। आप जी, अबाउट द पोएट एमिली डिकिंसन, इमली डिकिंसन शायरा के बारे में। तो ये देखें, यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक इसको पहले रीड आउट कराते हैं और फिर इनकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। देखिए, Emily Dickinson, 1830 to 1886, was an American poet known for her unique and unconventional style. Much of her poetry explores themes of nature, life, death, and the human experience, often through a deeply introspective and reflective lens. Like many of Dickinson's poems, A Bird Came Down the Walk was not published during her lifetime. It was only after her death that her work was brought to the public, and even then, it was often edited to fit more conventional poetic norms of the time. Today, Dickinson is celebrated for her original voice and her contributions to American poetry. हर ओरिजिन एंड हर कंट्रीब्यूशन टू द अमेरिकन पोएट्री। तो आइए कुछ मीनिंग को पहले देख लेते हैं। पोएट कहते हैं शेर को, शेरा। तो इंट्रोस्पेक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव लेंस, इंट्रो पर गौर व फिक्र, रिफ्लेक्टिव अक्कासी करने वाली नजर, इनके कह सकते हैं देखना। तो कन्वेंशनल रिवायती को कहते हैं। नाम रूल असूल है, पोएटिक नाम होते हैं, असूल है शेरों के। तो आई कंट्रीब्यूशन का हिस्सा होता है। अमेरिका 1830 से 1886 एक अमरीकी शहरा थी जो अपने मुनफरद और गायब रिवाज के साथ के लिए मशहूर थी। उनकी ज्यादातर शायरी में फितरत, जिंदगी, मौत और इंसानी तजर्बे के मौजूआत का यहाँ तक किया गया है, जो अक्सर गहरी और फिक्र और अक्कासी करने वाली नजर, उन्हीं के एन लेंस जिसे कह रहे हैं, ये होते हैं। लेकिन ऐसे ही बहुत सी नजरों की तरह एक परिंदा रास्ते पर उतरा, उनकी जिंदगी के दौरान शायद नहीं हुआ, तो उनके वफात के बाद ही उनके काम को आवाम के सामने लाया गया। उसके बाद भी उसमें अक्सर इस वक्त के रिवायती शायराना असूलों के मतलब तरमीम की जाती थी। आज ये कर सको उनकी असल आवाज अमरीकी शहरी में उन्हें खिदमत के लिए जाना जाता है, कंट्रीब्यूशन, ये हिस्सा डालना या खिदमत अंजाम देना। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं जी। लिटरेरी डिवाइसेस क्या होती हैं जी? पहले तो ये हम देख लेते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस जो है ना, ये देखिए जी, असेसरा, इंजैममेंट, अलिट्रेशन, जक्सटापोजिशन, 4 लिटरेरी डिवाइसेस हैं। यानी कि वो अल्फाज वर्ड जो के शायरी में यूटिलाइज करते हैं, हम उनके बारे में आप सीखते हैं। एक नंबर 1 है सेसरा, a pause, देखिए, in a line of poetry that can be created using punctuation such as comma, फुल स्टॉप और डॉश। यानी कि जब शायरी में कहीं भी पाज रुकाव आता है, उसको कहते हैं सेसरा।
उनको किस तरह सेपरेट करते हैं, कॉमा की मदद से, फुल स्टॉप या डैश की मदद से। देखिए शहरी की एक लाइन में एक वक्फा जैसे कॉमा, फुल स्टॉप या डैश जैसे उच्चारण का इस्तेमाल करते हैं, तकलीफ किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सेस्ट्रा, ये लिटरेरी डिवाइस। नेक्स्ट है इंजैममेंट। इंजैममेंट जब शहरी के साथ किसी नुक्ते या खबर आगे बढ़ने के बगैर किसी वक्फे के अगली सफर में जारी रहती है। ठीक है, व्हेन वन लाइन ऑफ पोएट्री कंटिन्यू टू नेक्स्ट लाइन विदाउट, ठीक है। तो अब पास बवजह क्या होता है जी, रुकना। जब शायरी की एक सतर किसी नुक्ते या ख्यालात को आगे बढ़ाने के लिए बगैर किसी वक्फे के अगली सतर में जारी रहती है। जैसे मैंने क्या, हमने देखा जो दैन का आखिरी जो हमने यहाँ पर सेंटेंस देखा, तो उसमें इंजैममेंट लगेगी क्योंकि आगे स्टॉप नहीं हुआ, बल्कि उस पर उनको अगले पोएट्री, अगली जो स्टैंजा था लास्ट में, उसमें भी वो कैरी करके जा रहे हैं, तो वो भी एक एग्जांपल ली जा सकती है एनजैममेंट की। इसी तरह अलिट्रेशन है जी, तकरार जो होती है, रिपीटिशन सेम लेटर साउंड एट स्टार्ट ऑफ वर्ड दैट आर एडजेसेंट और क्लोज टू है। एडजेसेंट मतलब साथ साथ होना और या करीब होना। और फिर यही में एक ही हर्फ या आवाज की तकरार जो स्टार्ट में, आगाज में अगर कोई हुई एक हर्फ की या आवाज की तकरार बार बार आ रही हो, तो ये एक फिनोमेना कहते हैं एलिट्रेशन। क्या कहते हैं जी, एलिट्रेशन। अच्छा जी, जक्स्टापोजिशन क्या है जी, ए लिटरेरी डिवाइस वेयर टू मेमोरीज, where two or more ideas, character, action, sitting, a phrase are placed side by side in a narrative or a poem to highlight their contrast or difference. ठीक है जी। The purpose of journal often to present a more nuanced, बारीक meaning and understanding of each element to or to emphasis emphasize particular qualities or theme by comparing them directly. तो ये नहीं आप क्लियर होगा कि कुर्बत एक अदबी आला है, बल्कि इधर कुर्बत नहीं कहेंगे, नॉर्मली कुर्बत कहा जाता है एक साथ वजह रखते थे, लेकिन आप जक्स्टापोजिशन पढ़ रहे हैं, उर्दू में इसको लिया गया एक अदबी आला है, जहाँ दो या दो से ज्यादा ख्यालात, किरदार, अमाल, तरतीबात, ये जुमले किसी बयानी लफ्ज़ में साथ रखे जाते हैं, ताकि उनके तज़ाद इख्तिलाफ को उजागर किया जा सके। ठीक है जी, डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम आएंगे का मकसद अक्सर हर अंसर की ज्यादा बारीक तफहीम पैदा करना या उनका बराह रास्त मुआवजा करना है, करके मखसूस खसूसियात या मौज़ूआत पर जोर देना। ठीक है, ये होगी जेक्स्टापोजिशन जो हमने ट्रांसलेट कर दी बुक के मुताबिक। तो अब हमारा अगला है जी थीम, जो हमारा मौजू है, ए बर्ड केम डाउन द वॉक। ठीक है जी, ए बर्ड कम डाउन द वॉक बाय टेकन एक्सप्लोर सेवरल इंटरपोलेट थीम। ठीक है, सेवरल इंटरपोलेट वहां मरबूत जुड़े हुए मौजूआत की खोज लगाता है, एक्सप्लोर करता है। अमिल जैकसन की तारीफ करदा एक परिंदा रसूखरा जिसमें कई बाहम मरबूत मौजूआत की खोज लगाता है। तो आइए इसको पहले रीड आउट करते हैं। नंबर वन स्टेप पर जी देखिए, नेचुरल बैलेंस, कुदरत की तवाज़ुन। ये Nature's balance. The poem contrasts the beauty and brutality of nature, showing how these elements coexist harmoniously. The bird's actions, such as eating a worm and then gracefully avoiding a beetle, highlight this delicate balance. जी, तो ये कंट्रास्ट होता है जी, दो चीजें मुतजाद आपस में, ब्यूटी और ब्रूटैलिटी ऑफ द नेचर। तो ये शो कर रहा है। वार्म आपको पता है हीरे को कहते हैं, ग्रेसफुल, वही बावकार व शानदार, अवॉइड में बचना, डेलिकेट बैलेंस, नाजुक तवाज़ुन। फितरत का तवाज़ुन क्या है? नंबर वन पॉइंट है जी, थीम के वाले ये ज्यादा फितरत की खूबसूरत शवाकियत का मुआवजा करती है, जिसमें दिखाया गया कि इंसान किस तरह आबादी के साथ मिलजुल कर रहता है। परिंदे का माल जैसे खाने, कीड़े को खाना और फिर खुशी से बेटल भंवर से बचना इस नाजुक तवाज़ुन को उजागर करते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया जी हमारा। सेकंड जी हमारा क्या है, ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचर। तो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं थीम का, आइए। Human interaction with nature. The poem explores the distance between humans and the natural world. The speaker observes the bird and offers a crumb, but the bird's decision to fly away underscores nature's independence and the boundary between human interaction and natural autonomy. नेचुरल Freedom and independence. जी, The bird नेचुरल symbolizes ऑटोनॉमी यानी कि कुदरती खुद मुख्तियारी कहेंगे, बाउंड्री सराहत को कहते हैं, जो दरमियान में लाइन होती है, क्रम टुकड़ा है जी। फितरत का इंसानी तामुल, इंटरेक्शन होता है। ये नज़म इंसानी और कुदरती दुनिया के दौरान फासले की खोज करती है। बोलने वाला यानी शायरा परिंदे का मुजाहरा करता है और एक टुकड़ा पेश करता है, परिंदे का उड़ने का फैसला फितरत की आज़ादी और इंसानी तामुल और कुदरती खुद मुख्तारी के दरमियान सरहद की निशानदेही करता है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड है जी फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। लेट्स listen it through digital tool. freedom and independence.
The bird symbolizes freedom and self-reliance. Its refusal of the crumb and its graceful flight reflect the theme of natural independence and the desire to remain untamed by human influence. अच्छा जी, आज़ादी और खुद मुख्तियारी सिंबलाइजिंग मतलब होता है अलामत होना, ग्रेसफुल भाव का और फिर इनकार करना, नेचुरल इंडिपेंडेंस, किसी धरती या कुदरती आज़ादी, डिजायर ख्वाहिश करना, लेकिन रहना, अनटेम्ड क्या कहते हैं जी, बगैर सधाए, जैसे ऑफ बाई ह्यूमन इन्फ्लुएंस, यानी कि इंसानी आज़ाद रहना, ख्वाहिश का इजहार करना भाई ह्यूमन इन्फ्लुएंस, यानी कि इंसानी असर को। आज़ादी खुद मुख्तारी का परिंदा आज़ादी और खुद मुख्तारी की अलामत है, टुकड़े से निकाल और उसकी शानदार परवाज होती है आज़ादी के मौजू और इंसानी असरवाद रूप से आज़ाद रहने की ख्वाहिश की अक्कासी करती है जी। तो ये हो गया जी। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो है इनोसेंस एंड डेंजर, तो ये पढ़ नोट कराते हैं। Innocence and danger. The poem subtly contrasts innocence with the potential for danger. The bird's cautious behavior, especially in the line like one in danger, cautious, suggests an underlying awareness of the threats present even in peaceful moments. पीसफुल मूवमेंट कहेगी पुरअमल लम्हा सजद बताता है, काशिश मोहतात, डेंजर खतरा, बिहेवियर रवैया। तो इनोसेंस मासूमियत कहते हैं और डेंजर खतरा मासूमियत, और खतरा ये मतलब मासूमियत को खतरे के इम्कान के साथ मुआवजा करती है। परिंदे का मोहतात रवैया खास तौर पर खतरे में एक की तरह मोहतात की लाइन में पुरअमल लम्हात में मौजूद खतरात के बारे में बुनियादी हकीकत की निशानदही करता है। ठीक है जी। तो ये आपको इजली ये ट्रांसलेशन हमने कर दी, उम्मीद है आपने समझ ली होगी, अंडरस्टैंड करने में आसानी रही होगी। तो आखिर की आज के लेक्चर का हमारा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर हम रीडिंग क्रिटिकल थिंकिंग से करेंगे, जो हमारा एक्सरसाइज का पार्ट कहलाता है। तो आइए, ग्लॉसरी जो लुगत है, मीनिंग ऑफ वर्ड एंड मीनिंग अल्फाज, माने ये बिल्कुल वही हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और साथ हमने उसकी उर्दू ट्रांसलेशन कर दी है। तो आप इसको भी साथ साथ देख सकते हैं, बुक भी आपके पास मौजूद है। तो आइए इसको रीड करते हैं। एंगल वर्म केचुआ यानी कीड़ा होता है, जो अनदर टर्म फॉर एन अर्थवर्म, यानी कि केचुए की या इसकी कॉमनली यूज इन 19th सेंचुरी। केचुए के लिए एक और अस्तला यानी टर्म आमतौर पर 19वीं सदी में इस्तेमाल होती है। बीज मोती तस्बीह के दाने, इसका मतलब है जी, ये बुक में भी आपने ये लिखा हुआ है, स्मॉल पीस, छोटा पीस ऑफ गिलास, छोटा टुकड़ा ऑफ गिलास, वुड लकड़ी एक्स्ट्रा वगैरह, विद a hole through it, जिसमें सुराख हो, that can be put on string with others of the same type are worn as a jewelry। ठीक है। शीशे लकड़ी, जैसे हम मोतियों की बात कर रहे हैं कि उसको स्ट्रिंग बनाकर मिलके उसकी रस्सी छोटी सी या स्ट्रिंग उस पे वो डाले जाते हैं, जिस तरह आप तस्वीर देखते हैं शीशे लकड़ी वगैरह का एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें एक सुराख होता है, जिससे सुराख किया जाता है। साधारण मोती में आप देखे होंगे, जिसे अपने इसके सके दूसरे लोगों के साथ एक तार पर रखा जाता है। ठीक है ना। पुट ऑन स्ट्रिंग विद अदर्स ऑफ द, इसके इस किस्म के दूसरे लोगों का नहीं होगा। मोतियों यहाँ पर, अदर्स यहाँ पर इसको आप तशरीह कर सकते हैं जी। मोतियों, लोगों नहीं, मोतियों का जिक्र है यहाँ पे, या तो इधर मोतियों लिखा गया, ये मिस्टेक है, जरा करेक्शन कर दे। के साथ एक तार पर रखा जाता है, एक ही तार होते हैं जेवरात, और जेवरात वगैरह की तरफ पहना जा सकता है। ठीक है जी। यहाँ पर जेवरात का भी जिक्र है, जैसे जेवरात में हम वहाँ उसके लिए भी पहन सकते हैं मोतियों में, और भी के लिए भी यूटिलाइज किए जाते हैं। तो ये है इसका मीनिंग। थर्ड है जी कॉशियस। Cautious means मोहतात, being careful about what you say or do, especially to avoid danger or mistakes, not taking any risk। जो आप जो कहते हैं या करते हैं, तो बताओ, खासतौर पर खतरे या गलती से बचने के लिए कोई खतरा बोलना नहीं, नॉट टेकिंग एनी रिस्क। कन्वीनियंट के आसान, मौजूद, करीब है। यूजफुल, इजी और क्विक टू डू, नॉट कर देना, मुफीद, आसान या फौरी करना, मसाइल पैदा नहीं करते, मसाइल पैदा ना करते, और नहीं करते या ना करते हुए करते ज्यादा मुनासिब है। तो हम उसको करेक्शन भी करते जा रहे हैं अपने नोट्स में, जहाँ जहाँ हमें गलती नजर आती है, और फिर आप लोगों के भी फीड का इंतजार रहेगा कि यहाँ गलती है। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। ड्यू कहते हैं शबनम को, द वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म ऑन द ग्राउंड एक्स्ट्रा ड्यूरिंग द नाइट, वो छोटे कतरे जो रात के वक्त जमीन पर बनते हैं वगैरह। तो होपफुली क्लियर हो गया जी। और कहते हैं जी चप्पू को, तो ए लॉन्ग पोल विद ए फ्लैट पार्ट एट वन एंड दैट इज यूज्ड फॉर रोइंग ए बोट, एक लंबा कोत, यानी ये पोल जिसे बोलते हैं, जिसके सिर्फ एक हमवार हिस्सा होता है, जो कश्ती का आप देखा होगा, जो चप्पू होता है तो उस पर चलाते हैं तो कश्ती चलती जाती है, तो उसके जिक्र है। उसको पोल को एक पुत्र से कह रहे हैं, उसको पोल है, इसका एक सिरा जो बता रहे हैं, एक सिर्फ एक हमवार होता है जो कश्ती चलाने के लिए, फॉर रोइंग ए बोट। फ्लैश लिस्ट कहते हैं जी बगैर छपा के, एन ओल्ड फैशन
वर्ड मीनिंग विदाउट स्प्लैशिंग, यूज्ड टू डिस्क्राइब द साइलेंट ग्रेसफुल मूवमेंट ऑफ द बर्ड इन फ्लाइट। ये देख, ठीक है जी। एक प्रणव लफ्ज जिसका मतलब छिड़काव के बगैर होता है, जो परवाज में परिंदे की खामोशी खूबसूरत हरकत को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। जी, फिर है सीम, जिसे सलाई या दाब्स कहते हैं। लाइन, यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम। ए लाइन, ए लाइन along with two edges of cloth etc are joined are sewn together, ठीक है, सिले हो जाते हैं। एक लगे के साथ कपड़े वगैरह के टुकड़ों को जोड़ दिया जाता है या एक साथ सिला दिया जाता है। जी, इसकी इजी ट्रांसलेशन अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। हम अपने लास्ट वर्ड्स की तरफ पहुंच चुके हैं। वेलवेट बुफमैन, ए टाइप ऑफ क्लॉथ मेड फ्रॉम द सिल्क, कॉटन और नायलॉन विद थिक सॉफ्ट सर्फेस। एक किस्म का कपड़ा जो रोशन रेशम कपास या नायलॉन से बनाया जाता है, जिसकी मोटी नरम सतह होती है। मोटी थिक एंड सॉफ्ट नरम सतह होती है ये वेलवेट का ये वोकेबलरी है। ये तो वर्ड्स हो गया गलस्की का, ये वर्ड्स है और मीनिंग है। हमने एक एक को देख लिया हुआ है, तो होपफुली आपको ये लेक्चर हमारे फिर समझ आ गया होगा। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो रब्ता कर सकते हैं। ये bukharibids@gmail.com। इसका व्हाट्सएप हमारा नंबर है 0320506614 और इसी तरह यूट्यूब चैनल ये है हमारा, कैंडी सब्सक्राइब कर दें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह इसकी जो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का। तब तक इजाज़त दीजिए। फीमा, अस्सलाम वालेकुम।